नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अब तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार चौथे दिन खरीदारी का मूड। निफ्टी 100 पॉइंट की बढ़त के साथ 22,600 के पार। बैंक निफ्टी फ्लैट, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में निचले स्तरों से खरीदारी। डर के इंडेक्स इंडिया विक्स में करीब 3% का उछाल। सरकारी कंपनियों में आज जोरदार खरीदारी, 1% ज्यादा चढ़ा इंडेक्स। पीएसयूज में पावरग्रिड और बीएल निफ्टी के टॉप गेनर्स बने। साथ ही एफएमसीजी, रियल्टी और मेटल शेयरों में आज अच्छे रौनक कायम। वहीं ऑटो शेयरों में आज दिख रहा है दबाव। गैप डाउन के बाद इंडसइंड बैंक में निचले स्तरों से करीब 3% की रिकवरी। बिग स्टॉक्स में आज गैप डाउन में बिकवाली नहीं करने की दी थी राय। एमडी को 1 साल का एक्सटेंशन मिलने से शेयर पर दिखाता शुरुआती दबाव। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में आज कमजोरी। नोवामा के टारगेट घटाने से बीएससी करीब 2.5% नीचे फिसला। वहीं सीडीएसएल और एम6 में भी करीब 2% तक की गिरावट। इनकम टैक्स के बाद सरकार जल्द ही जीएसटी दरों और स्लैब में भी कर सकती है कटौती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, दरें घटाने को लेकर अंतिम फैसले के करीब है सरकार। और भारत ने जीत दर्ज की चैंपियंस ट्रॉफी। कल न्यूजीलैंड को हराया। रोहित बने मैन ऑफ द मैच। चलिए, थोड़ी पहली हेडलाइन में हमने थोड़ा सा शायद आलस दिखा दिया। वो मार्केट में काफ़ी एक्चुअली अच्छा मोमेंटम है। अब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट के करीब ऊपर है और निफ्टी भी अब करीब 22,650 के पार है। तो मोमेंटम अच्छा है मार्केट में काफ़ी इस समय, और काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा। लेकिन अब दिक्कत वही कि अब निफ्टी एंटर कर रहा है उस कंजेशन जोन में जो हमारा 20 डे में है। 22,650 से 22,700 लोअर लेवल पे सपोर्ट लिया। अब 22,650 से 22,700 पर रेजिस्टेंस है। सबसे टॉप गेनर है आज पावर ग्रिड, 3.5% ऊपर। उसके अलावा बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं। बात करते करते एकदम से बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए। जब हमने हेडलाइन पढ़नी शुरू की थी, बैंक निफ्टी करीब 150 पॉइंट ऊपर था और अब बैंक निफ्टी एकदम से देखिए रेड में भी आने की वापस तैयारी कर रहा है। थोड़ा सा मामला घूम रहा है। ब्रिटानिया ग्रीन में आया, इन्फोसिस, नेस्ले, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। एफएमसीजी में अच्छे मूव्स दिखाई देंगे आज आपको। लेकिन नीचे क्या है, इंडसइंड बैंक अभी भी निफ्टी का टॉप लूजर है। वो जो रिकवरी है अब उसमें थोड़ा सा वापस हायर लेवल से थोड़ी सेलिंग आई, लेकिन 3.5% नीचे। ट्रेंड फिर नीचे, ट्रेंड 4900 के करीब आ गया है। अब ट्रेंड में भयंकर गिरावट है। इस साल ट्रेंड 31% गिर चुका है, जी हाँ। और उसके अलावा एल&टी और टाइटन, यहाँ पर भी हल्की सी आपको गिरावट दिखाई देगी। बाकी जो F&O के स्टॉक्स हैं उनमें फिनिक्स मिल्स टॉप गेनर्स है 4% ऊपर, और टीटागढ़ टॉप लूजर है 4% नीचे। फिर जी हाँ, ये थी अब तक की छोटी सी समरी आपके स्क्रीन पे। और बाजार में क्या हो रहा है, वी आर इन मतलब ऑलमोस्ट 20 डे मार्क के नज़दीक हम पहुंच चुके थे। पैनल आपके स्क्रीन पे अमित सेठ, सचिन इस कार्यक्रम में पिछले कार्यक्रम से शिरकत करेंगे, और जतिन और आशीष कयाल फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। आप सभी को नमस्कार। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। देखिए, पहला ट्रेड जो मेरा होगा वो है डॉम्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और आज के दिन अगर देखेंगे वीरू तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स भी पिकअप हुए हैं। तो ये स्टॉक में गुंजाइश है कि ऊपर करीबन 3100 तक जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो डॉम्स इंडस्ट्रीज पे बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा, यहाँ पर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना होगा 2630 का। ओके, डॉम्स 2820 पे। दूसरा कॉल आपका आशीष, ये कॉल होगी दूसरी दूसरा कॉल। कॉल, हाँ, दूसरा कॉल मैं जो देना चाहूंगा वो है अवंती फीड्स पे। यहाँ पर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट आया। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी होगी अवंती फीड्स के ऊपर। अगर ये स्टॉक आपको करीबन 810 के आसपास मिलता है तो वहां पर बाय करके चलिए। ऊपर में टारगेट देख सकते हैं करीबन 850 का, और नीचे स्टॉप लॉस जो लगाना है वो है 790 का। ओके, तो अवंती फीड्स और डॉम्स आपके दोनों आज स्टेज जो है वो मिड कैप में स्मॉल कैप की तरफ टारगेटेड हैं। जतिन, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारे जो ट्रेड्स हैं होंगे वो लॉन्ग साइड की तरफ होंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में होगा। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक अपमूव में है, अप ट्रेंड में है। पिछले 2 दिनों से एक कंसोलिडेशन हुआ था, फॉल हुआ था। हार्डली मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेके एक फ्रेश स्विंग जनरेट करने को ट्राई कर रहा है। तो जेएसडब्ल्यू में
JSW एनर्जी में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 493 का और ऊपर में 525 के टारगेट रहेंगे। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो एसबीआई कार्ड्स में होगा। तो एसबीआई कार्ड्स में हमने देखा है कि एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन हो रहा है। हमें लगता है वो कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है और एक नेक्स्ट लेग या तो फिर एक ब्रेकआउट मिलने को है। तो हमें लगता है कि एक प्रीएम्प्टिव बाय करेंगे एसबीआई कार्ड्स। स्टॉप लॉस रखना होगा आपको 825 का और ऊपर में टारगेट एक्सपेक्टेड है 875 की। ओके, एसबीआई कार्ड सेट 47 पे आपका बाय कॉल। आज सुबह से इस कार्यक्रम में दूसरी बार आ चुका है, शिरकत हो चुका है एसबीआई कार्ड्स पर। चंदन जी ने पिक किया था इसको। मेरे ख्याल से आज उनका टेक्निकल ट्रेड था ये, चार्ट का चमत्कार। अब चलते हैं ये दो ट्रेड्स, चार ट्रेड्स पूरे हुए जतिन जी के और आशीष जी के। सचिन, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक पे नजर है मेरी। इनफैक्ट जिस तरीके से इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है 1200-1220 के रेंज में, आई थिंक ये कंसोलिडेशन काफी हेल्दी है। आरएसआई पे ऑलरेडी एक कन्वर्जन हो गया है पॉजिटिव साइड पर। एंड जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास हलचल है, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 1236 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1250 का। खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1210 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो दूसरा ट्रेड है जो मेरे रेडार पे फिलहाल अभी आया है, वो है मारुति का। एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशंस के एक रिवर्सल नजर आ रहा है। जिस तरीके से फिलहाल डेटा है, आई थिंक 11,500 के आसपास एक अच्छा बेस था। वो बेस कहीं जाकर 11,600 पे अभी एलिवेट हुआ है। तो स्टॉप लॉस आई थिंक 11,620 पे लगाया जा सकता है ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से। एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये पर्टिकुलर स्टॉक लगभग अराउंड 12,000-12,200 के आसपास ट्रेंड करे। तो यहाँ पर अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी काफी ब्राइट है। खरीदारी करनी है मारुति के फ्यूचर्स में। ओके, चलिए अब अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, बताइए आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। जी अनुज जी, पहली ट्रेड एफएमसीजी से रहेगी कोलगेट। कोलगेट एक बेस बनाते हुए अपना 10 और 20 डेमा क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, तो कोलगेट बाय करें। 2475 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 2560, 2560 रुपए के। दूसरा स्टॉक जो मैंने चूज किया दैट इज फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को अगर हम देखें तो लास्ट सत्र में भी 50 डेमा को इसने रिगेन किया था, थोड़ा सा गिव ऑफ जरूर किया था पिछले सत्र में। बट आज हम वापस यहाँ पे एक रिन्यूड स्ट्रेंथ देख रहे हैं। ऑलमोस्ट प्रीवियस डे के हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो इसे बाय करें फॉर अ रिवर्सल ट्रेड। 1030 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1075 के। ओके, चलिए अब आपको बताते हैं। काफ़ी रिस्पॉन्सेस आए, हम उनमें से कुछ चुने हैं हमने जो बाज़ार के चैंपियन शेयरों पर हमारे पोल को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। किस शेयर में किस खिलाड़ी की खूबी है, इसमें दर्शक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हम इस शो में कुछ दर्शकों के आपको रिस्पॉन्स बता रहे हैं। सबसे पहले हैं नरेश खनवानी। खनवानी वन नरेश इनका ट्विटर आईडी है, एक्स आईडी। इन्होंने रिलायंस चुना है रोहित के फॉर्म में, विराट एलएनटी, श्रेयस अय्यर टीसीएस, वरुण आयशर मोटर्स और शमी एचडीएफसी बैंक। वीरू, अगला आप लेना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आइए दिखाते हैं दूसरा आपको। नरेश जी, आपका क्रम हमको भी पसंद आया बहुत। आइए देखते हैं अगली स्लाइड में कौन कौन किसने क्या पिक किया है। इसमें ये है बसु जी और भानु जी, भानु प्रताप सिंह, माफ़ कीजिएगा। और इन्होंने रोहित शर्मा के तौर पर रिलायंस को पिक किया है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स इन्होंने रोहित को ये संज्ञा दी है, क्या कहते हैं, विराट को। और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक पिक किया गया है। श्रेयस अय्यर की संज्ञा दी है इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और शामी को वो मानते हैं कि मारुति सुजुकी, बतौर मारुति को इन्होंने। अच्छा, चक्रवर्ती को एचडीएफसी बैंक, दैट्स नाइस अनुज। चक्रवर्ती को अब जी को एचडीएफसी बैंक की संज्ञा मिल रही है। बिग लीग में एंटर हो गए। देखिए, एक टूर्नामेंट से आप बिग लीग में एंटर हो गए। एक टूर्नामेंट में। हाँ, सचिन जी की देखते हैं। सचिन चौधरी, उन्होंने रोहित को पिक किया एज एसआरएफ, श्रेयस को पिक किया एज इंडिगो, वरुण को पिक किया एज पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इंटरेस्टिंग, और टाटा पावर शमी को। और एक आखिरी आपके जिम्मे, वीरू बताइए। ओके, अगले हैं चंदन झा जी और इनकी टीम को देखते हैं। आइए जरा। रोहित के तौर पर उन्होंने एचडीएफसी बैंक को लिया है। रिलायंस को इन्होंने, अगर आप देखें, विराट कोहली की संज्ञा दी है। श्रेयस अय्यर टाटा मोटर्स, बिट इंटरेस्टिंग
आई मीन ये स्टॉक आधा हो चुका है, तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को यहाँ पे इन्होंने तवज्जो दी है। बाकी हाँ, यहाँ पे चक्रवर्ती को जोमेटो की संज्ञा। अनुज बिल्कुल, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और रिस्पांस भेजते रहिए। हम 2:30 बजे के शो में एक बार वापस इसको रिविजिट करेंगे और कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे, कुछ और रंग जोड़ने की बात करेंगे इसमें। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह जुड़े हैं। ताहिर जी नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। कल मैच जीता तो मूड वैसे ही काफ़ी खुश था, अब मार्केट भी धीरे धीरे रिकवरी के मूड दिखा रहा है। क्या लग रहा है, कुछ साइन बन रहे हैं क्या कि अब बस मार्केट में शायद एक मंदी खत्म हुई और एक कुछ भले तेजी ना हो लेकिन एटलीस्ट कुछ बाइंग की वापस शुरुआत हुई है? जहाँ तक मेरी समझ है और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत यहाँ से स्टेबिलिटी आने की संभावना जरूर है। आई थिंक जैसे मार्केट की साइकोलॉजी होती है कि सेम टाइम लास्ट ईयर कोई भी अगर बैड न्यूज भी अगर मार्केट में दिखता था तो शायद मार्केट उसको इग्नोर करता था, और आज ऐसा माहौल है कि जहाँ पे मगर अगर अगर कोई गुड न्यूज भी आ जाए तो उसे इग्नोर किया जा रहा है। तो इट्स दी diametrically opposite of the situation that we had 12 months ago, and I think डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से अगर अनुज जी देखा जाए तो हम शायद वी कैन अग्री ऑन दिस के वी आर सीन इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट्स जो आए हैं वो पॉजिटिव रुख ही बता रहे हैं। जैसे कि अगर हम लिक्विडिटी की बात करें फ्रॉम एन RBI स्टैंड पॉइंट या फ्रॉम अ रेट कट स्टैंड पॉइंट या फिर गवर्नमेंट के कुछ जो मेजर्स लिए गए हैं इन द बजट उसके बारे में अगर हम सोचे, या हम अगर इवन रिसेंटली जो RBI ने रेगुलेटरी लूजनिंग जो किया हुआ है इन ऑर्डर टू एनकरेज ग्रोथ, तो आई थिंक उस तरीके से अगर देखा जाए तो इंक्रीमेंटली फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो पिछले साल के कुछ अड़ंगे थे, हमारे रास्ते में कुछ बाधाएं आ रही थी ग्रोथ के लिए, वो शायद कुछ हद तक एड्रेस हुई है। उसका असर देखने के लिए शायद मे बी वी माइट हैव टू वेट फॉर अ क्वार्टर और टू, लेकिन धीरे धीरे करके आई थिंक डोमेस्टिक वाली जो इश्यूज है वो हमने काफी हद तक एड्रेस की है, लेकिन मार्केट एज ऑफ नाउ उसको ज्यादा महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। सो आई थिंक ये शायद आगे जाके हमें थोड़ा बहुत वापस ग्रोथ मोमेंटम इकोनॉमी में रीएस्टैब्लिश करने की यू नो एक लाइफलाइन दे सकता है मेरे हिसाब से, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई फील पॉजिटिव अबाउट। हालांकि ग्लोबल एटमॉस्फेयर अभी भी हमारे विरुद्ध है, and that might probably take a little more time to settle down. ओके अच्छा ताहिर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। नमस्कार। बीते अगर आप इस 5 सेशंस को देखें, 10 सेशंस को देखें, जहाँ स्टेबिलिटी आई है, बाइंग थी, बड़ी भूमिका निभाई है कमोडिटीज़ ने। आई मीन 80% and 75% ऑफ दिस पुल बैक बिलोंग्स टू कमोडिटीज़, वेदर इट्स मेटल्स, ऑयल एंड गैस, केमिकल्स। आपका कमोडिटीज़ की तरफ झुकाव क्या है इस वक्त? क्या चीज़ करना चाहिए कमोडिटीज़ में, फिर क्या अवॉइड करना चाहिए? तो देखिए ये वीरू जी, ये कमोडिटीज में जो उछाल आया है एंड स्पेशली अगेंस्ट द मार्केट और जो आउट परफॉर्मेंस हमने देखने मिला है, वो काफी हद तक जैसे हम जानते हैं कि इस बात पे हुआ है कि चाइनीज इकोनॉमी वापस एक थोड़ी बहुत गति पकड़ रही है, और एक दो जो स्टिमुलस मेजर्स किए गए हैं वो शायद इस बार ज्यादा इफेक्टिव होंगे कंपेयर टू द पास्ट। लेकिन ये स्पेस वैसे भी इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे है नहीं। कुछ 4-5 इम्पोर्टेंट कंपनीज है जिसका हम चयन कर सकते हैं, और जब हम बॉटम अप तरीके से देखते हैं, बॉटम अप रूप से देखते हैं, तो अभी भी इन स्टॉक्स में या इन कंपनीज में हमें कोई बड़ा एक्साइटमेंट अभी भी नहीं दिख रहा। एंड वैल्यूएशंस नॉर्मली क्या होता है कि कमोडिटी स्टॉक्स हम जब लेते हैं तो टिपिकली विजिबिलिटी कम होती है, लेकिन एटलीस्ट विजिबिलिटी जब ग्रोथ की कम होती है तो वैल्यूएशंस आपके फेवर में होने चाहिए, या दे शुड बी ट्रेडिंग एट वैल्यूएशंस व्हिच आर रियली वेरी अट्रैक्टिव। टिपिकली हम वन टाइम प्राइस टू बुक या इन एंड अराउंड, या कभी कभार अगर आप लकी रहे तो अगर बिलो प्राइस टू बुक अगर ये कमोडिटी कंपनीज मिल जाती है तो देयर इज अ वेरी गुड चांस के जैसे साइक्लिकल अपटर्न आगे जाके आता है तो आप उसमें यू कैन मेक सम गुड मनी।
लेकिन वो वाली भी स्थिति हम एज़ ऑफ नाउ नहीं देख पा रहे हैं उसके अंदर उन 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 कुछ स्टॉक्स में। तो इसलिए बहुत वाटर टाइट इन्वेस्टमेंट केस बनाना कमोडिटीज़ के लिए थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है। एंड इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अपसाइकल फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द कमोडिटी बिज़नेसेस के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बनाना एज़ ऑफ नाउ मुश्किल है। तो आई थिंक वी हैव अ वेरी आई वुड से मिनिमल एक्सपोज़र हमारे पोर्टफोलियोज़ में एज़ ऑफ नाउ इन कमोडिटी नेम्स। बिल्कुल। ताहिर जी, जो एक मार्केट कंसेंसस जितने भी मैं बड़े फंड मैनेजर से बात करता हूँ, उसमें ये निकल कर आ रहा है कि एक स्पेस जहाँ कंफर्ट है, पिछले हफ्ते में मनी कंट्रोल के समिट में भी मैंने एक इवेंट किया था, सबकी पहली पसंद है लार्ज बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। आप एग्री करेंगे क्या उससे? नो तो कुछ हद तक देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पर्टिकुलरली बैंकिंग और नाउ इवन एनबीएफसीज काफी हद तक हम उसमें निवेशित है उसके अंदर वी हैव एन एक्सपोजर पोजीशन शायद हमारा न्यूट्रल ही रहा होगा कुछ समय से फॉर द लास्ट सम टाइम विद रिस्पेक्ट टू द इंडेक्स एंड मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ वैल्यू तो डेफिनेटली पहले से भी थी अब भी है लेकिन एज ऑफ नाउ आई थिंक आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द रेट साइकिल एक इन्वेस्टमेंट केस धीरे धीरे बनते जा रहा है नॉट फ्रॉम एन FY26 परस्पेक्टिव लेकिन लगता है कि इंटरेस्ट रेट कट का पहला असर जो है वो शायद प्रॉफिटेबिलिटी को कंप्रेस करने वाला होगा। आई थिंक वो हो जाने के बाद मुझे लगता है 27 में हम अगर आंकड़े जोड़े तो 27 के हिसाब से उसे लेने के लिए हम मतलब वैल्यू वहां पे दिख रहा है। एंड सेकंड इज के जो रेगुलेटरी लूजनिंग जिसकी मैंने बात की वो जैसे जैसे होता जा रहा है आई थिंक इफ यू कैन put back credit growth from what is now more like 10-11% back to जहाँ पे वो था 15% के आसपास। आई थिंक अगर वो हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्गर केस बनेगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। अच्छा ताहिर, ये आईटी में जो कोलैप्स आया, आई मीन, और उसके पीछे फियर वही था, आई मीन यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ना, और आप जिस रेट कट की कल्पना करके बैठे थे पूरे CY25 में वो ना होना, और मोटे तौर पे अब ये हकीकत है जिस प्रकार की टैरिफ वॉर चल रही है और बाकी देशों का जिस प्रकार से रिटेलिएशन है, उसको देखते हुए आपका व्यू क्या है आईटी पे इस वक्त? तो वीरू जी 3 से 6 महीने पहले मतलब वी हैड गॉट कंस्ट्रक्टिव ऑन आईटी सेक्टर और शायद आज भी हमारे पास अच्छी खासी पोजीशनिंग है वहाँ पे न्यूट्रल से थोड़ी बहुत ज़्यादा ही होगी एज फार एज आईटी सेक्टर इज कंसर्न। और ये इस बात पे प्रेडिकेटेड थी कि हम इस साल फाइनली एग्जीक्यूशन देखेंगे क्योंककि यूएस में S&P 500 एंड जनरली S&P 500 कंपनीज और जनरली जो माहौल है वो इस तरीके का बनते जा रहा है कि जहाँ पे स्पेंडिंग की कॉन्फिडेंस आती जाएगी और हम इस बात को जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज को लगातार नए डील्स मिलते गए हैं लेकिन एग्जीक्यूशन स्लो चल रहा था जिसके कारण टॉप लाइन में हमें ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी। तो आई थिंक ये उम्मीद थी कि आगे जाके अब S&P 500 यूएस कंपनीज को वहां पे एक लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा जिससे एग्जीक्यूशन पे भी एक एक्सेलरेशन देखने मिलने लगेगा। लेकिन आई थिंक वो शायद अब भी हमें लगता है कि मे बी इन द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन ऑफ डील पाइपलाइन विल हैपन। लेकिन शायद मे बी गिवन द एनवायरनमेंट एंड स्पेशली जो ट्रेड एनवायरनमेंट वाला जो माहौल बना है जिससे यूएस की ओवरऑल ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ पे आज थोड़ी बहुत करीब ऑलमोस्ट स्टैग्फ्लेशन के असर नजर आने लगे हैं। I think market will not be willing to give very high multiples immediately to Indian IT services companies. तो I think growth शायद definitely improve हो सकती है लेकिन multiple शायद constrained रह सकते हैं and net नतीजा ये हो सकता है कि शायद we might just about get market performance या neutral kind of performance as far as the IT sector is concerned. ओके, कोई और थीम जो आपको पसंद आ रही है ताहिर जी, जहां इस समय आप पैसा लगा रहे हैं?
नहीं, देखिए, आई थिंक सम ऑफ दोज थीम्स व्हिच वर देयर, व्हिच वर रनिंग कंकरेंटली इन 2024 एंड पार्ट ऑफ 2023 आल्सो, अनुज जी, वहीं पे मतलब एज ऑफ नाउ फोकस उसी दिशा में अभी भी है। आई थिंक जैसे मैंने कहा कि डोमेस्टिक में इतनी ज्यादा, मतलब आई थिंक देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कनेक्ट एज फार एज द मार्केट टुडे वर्सेस द इकोनॉमी इज कंसर्न। 23-24 में यही हिसाब था कि मार्केट्स वर लिटिल ahead of the businesses, and today perhaps businesses are a little ahead of the market. So I think some of these things, जैसे for example power transmission या power related जो भी पूरा ecosystem है, especially parts of transmission and some parts of generation as well, and कुछ power sector से जुड़ी हुई linked industries जो है, उनमें हमें अभी भी मतलब thematically I think we are strongly positioned and we like that theme. Most of the फीचर्स ऑफ दैट थीम आर रेलेवेंट आज भी। आई थिंक कुछ हद तक हमने डिफेंस में जो स्लो डाउन देखी है वो भी शायद मुझे लगता है कि इट इज मोर अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, एंड दैट आल्सो शुड इवेंचुअली पिक अप, क्योंकि वहाँ पे लॉन्गर टर्म जो एक्सपेक्टेशन है स्पेशली ऑफ इंडिजिनाइजेशन, वो तो डेफिनेटली कंटिन्यू कर ही सकता है, इवन इफ वी डू नॉट सी बजट्स में अगर हम बढ़ोतरी नहीं भी देखें, तो आई थिंक indigenization का तो opportunity definitely as far as defense is concerned is there. So that is another theme that we like. कुछ हद तक हमें pharma में भी जो mid size companies की जो opportunity हमें दिख रही है, that is also I think still very relevant, और उसको भी हम आज की तारीख में back करने के लिए तैयार है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, last but not the least even manufacturing, जो I think that still will be a spot जहाँ पे मतलब हमें शायद system से ज्यादा ग्रोथ दिखने मिले, एंड सिस्टम रेट ऑफ ग्रोथ अगर मैं देखूं विच प्रॉब्ली माइट बी इन द विसिनिटी ऑफ 12 से 13%, इन कंपनीज में हमें करीब करीब 20% की जैसी ग्रोथ की उम्मीद हम रख सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज अनदर पार्ट जो थीमेटिकली हमें पसंद है। चलिए ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए Thank you और very much. इन सब पर बात करने के लिए। अब एक काम करते हैं, मार्केट में करेक्शन के दौर में CNBC आवाज़ आपके लिए ला रहा है मार्केट गुरुकुल का सीज़न 2। बाजार में ये करेक्शन बताता है कि सही तरीके से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन क्यों ज़रूरी है। 22 और 23 मार्च को इस वेबिनार में आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलेगा। वीरू, जहाँ इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स को सीखने का मौका मिलेगा, ये पूरा पैनल आपके साथ होगा। हेमंत टुकराल, आशीष चतुर्मुता, गुरमीत चड्ढा और पार्थिव शाह और फिरोज अजीज़। अनुज, ये बाज़ार जो कि अब 20 डे की तरफ बढ़ता हुआ, शायद हमें इस बार बॉटम को कैसे रीड करना चाहिए, बॉटम के डेफिनेशन क्या होती है, बॉटम में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर करने चाहिए, वो सीखने का मौका मिलेगा। और इस वक्त तो अनुज हर चीज़ ऐसे तरीके से पॉइज्ड। आप देखिए, गोल्ड एट ऑल टाइम हाई, हम गोल्ड के बारे में पढ़ेंगे, हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ेंगे, हम निफ्टी ट्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे, हम स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और मोर स्पेशली बॉटम की डेफिनेशन क्या होती है, बॉटम के हंट कैसे शुरू होता है, सब कुछ पढ़ने का मौका मिलेगा। और अच्छा पैनल हमारे साथ है ना। बिल्कुल। और एक हमने एक उसमें ऐड किया है कि बेयर मार्केट में कैसे सर्वाइव किया जाए, तो वो एक इसकी खास हाईलाइट होगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट शायद सेशंस में से एक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और जुड़िए हमारे साथ। अब हमारे साथ JM फाइनेंशियल के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। क्या बाजार में बॉटम बना, क्या माने इस चीज़ को, या फिर अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी? या गुड मॉर्निंग अनुज जी, मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ एक बाउंस बैक है। इनफैक्ट पिछले वीक जब निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमने इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द सेक्टोरल इंडाइसेस ग्रीन में बंद हुए, अभी तक शॉर्ट कवरिंग के संकेत देखने को नहीं मिले हैं। तो हमें लगता है कि तकरीबन 22,720 22,800 की रेंज में, जो कि एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था नीचे में, जब ये टूटा हमने शार्प फॉल देखा निफ्टी में। अब ये जो सपोर्ट था पहले, अब रेजिस्टेंस बन जाएगा निफ्टी के लिए, और हमें लगता है कि जब तक 22,800 निफ्टी डिसाइसिवली निकालता नहीं है, यहाँ पर पूरे चांसेस है निफ्टी के वापस 22,000 का जो फ्लोर है उसको रिटेस्ट करने के। तो जैसे हमने कहा था कि एक जो बड़ा व्यू ये है कि मार्च के महीने में शायद मार्केट ऊपर नीचे के बेस फॉर्मेशन कर सकता है, तो वैसा टाइप का मूव हमें लग रहा है। तो हो सकता है 1-2 सेशन यहाँ पर तेजी और देखने को मिले, लेकिन 22,800 जब तक डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होता है, हमारा ये मानना है कि वापस 22,000 आने के पूरे चांसेस है निफ्टी में, खास करके सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ में।
ओके, सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ 22,000 होने के चांसेस बहुत हैं। आपको अभी तक शॉर्ट कवरिंग नहीं मिल रही है, तो अभी शॉर्टिंग के लिए कौन कौन से स्टॉक फ्यूचर्स अच्छी तरीके से अलाइंड है, जहां पे आपको सिर्फ कवरिंग दिखाई दी हो, कोई फ्रेश बाइंग ना हो? आप क्या शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे एट हायर लेवल्स पे, इंडेक्स इस प्राइस पे या फिर कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स, और वो कौन से होंगे? जी देखिए, अगर पूरा सेक्टोरल इंडाइसेस को देखें, सेक्टर्स को देखें, तो सिर्फ 2 सेक्टर्स मात्र लीडरशिप दिखा रहे हैं, यानी कि रिवर्सल दिखा रहे हैं। उनमें से एक है प्राइवेट बैंक्स और दूसरा है मेटल्स। इसके अलावा आई थिंक पूरा जो मार्केट है अभी भी लाइक बड़ी तरीके से रिवर्स नहीं हुआ है, और शॉर्टिंग आइडियाज इनफैक्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड वाले कैंडिडेट्स में। अब सबसे पहला जो लाइक बेरी सेटअप है जो हमें दिखाई दे रहा है वो है जोमेटो में। ये पूरे 600 पॉइंट की रैली में जोमेटो में हमने लोअर हाई बनते हुए देखे, और एक बेरिश ब्रेकडाउन आज के सेशन में देखा है 215 के नीचे। तो हमें लगता है कि तकरीबन 200 और 190 तक के टारगेट्स आपको नीचे में जोमेटो में देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर एक बेरिश सेटअप है। दूसरा जो बेरिश सेटअप है वो बीएचईएल में है। बीएचईएल में एक डबल टॉप बना है तकरीबन 202 के आसपास, तो इसे 202 का स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। तकरीबन हमें लगता है कि 185 180 तक के लेवल्स आपको बीएचईएल में भी देखने को मिल सकते हैं। अब लॉन्ग में क्योंकि मेटल्स है, तो मेटल्स में आई थिंक सबसे बेस्ट पिक रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील के अंदर काफी मजबूती रही प्रीवियस वीक, और ये मजबूती बड़े वॉल्यूम्स के साथ बैकअप है, यानी कि अगर आप डेली चार्ट देखें तो पिछले 3-4 दिन का जो मूव है इसमें डिलीवरी क्वांटिटी डे ऑन डे काफी मजबूत हुई है, इंट्राडे वॉल्यूम्स भी काफी बड़े हैं, और हमें लगता है कि ये मोमेंटम इस वीक में भी कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। यानी कि आपको तकरीबन 165 से लेके 170 तक के टारगेट्स टाटा स्टील में आते हुए दिख सकते हैं। इन लेवल्स पर बाय करके चला जा सकता है। 147 का स्टॉप लॉस लगा है लॉन्ग पोजीशंस के लिए, और ओवरऑल मेटल्स में मुझे लगता है कि मोमेंटम जो है जो लास्ट वीक से शुरू हुआ था चाइना के मिड वीक स्टिमुलस आने के बाद, ये इस वीक में भी कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। और बारिंग मेटल्स आई थिंक कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा लाइक लीडर नहीं है मार्केट को जो 2200 का लेवल शायद निकाल पाए एटलीस्ट इन द मार्च सीरीज। एज ऑफ नाउ व्यू यही है कि सिलेक्टिव रहे और लॉन्ग शॉर्ट अप्रोच लेकर चले, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो डेफिनेटली कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। ओके, अच्छा, ये आईटी पर आप क्या कर रहे हैं? आई मीन मैंने आपके स्टॉक फ्यूचर्स सुन लिए किन किन के पे आप शॉर्ट जा रहे हैं, लेकिन आईटी ने तो इस पुल बैक पे अब तक पार्टिसिपेट भी नहीं किया राहुल जी, और बेमन से वो 100-200 पॉइंट का स्विंग आता है, बट अल्टीमेटली आप निफ्टी पे प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आई थिंक 20 डेमा। निफ्टी बैंक 10 डेमा पे ट्रेड कर रहा है, बट निफ्टी आईटी अभी भी 10 डेमा से लगभग मेरे ख्याल से, अगर मैं अभी इस वक्त मान के चलूँ तो 38,530 करीब 700 अंक दूर है, 650-700 अंक दूर। यहाँ पर व्यू क्या है आपका? ओके, चलिए इस नोट पर शो को समेटेंगे, थोड़ा सा कनेक्शन में इशू आ रहा है। अब वीरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे और अब आगे बढ़ेंगे, और अब अगले शो के लिए श्रेया और कंचन लेकर आ रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। अब हम थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया, अब बैक टू बिजनेस, तो इसके लिए आप दोनों फॉर्मल्स में है ना? यस सर, डेफिनेटली। बिल्कुल, तो अब बैक टू सीरियस बिजनेस, और अब इस ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपके सवालों के जवाब दीजिए।